कैसे हो सभी। कल कहाँ तक हो गया था अपना टॉपिक? न्यूक्लियस तक। न्यूक्लियस स्टार्ट करना आज अपने को ना। चलो जी, आज न्यूक्लियस स्टार्ट करते हैं। अभी शांत हो जाएं सभी, कोई बोले नहीं भाई। तो आज का टॉपिक अपना रहेगा न्यूक्लियस, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए अपना स्टार्ट करते हैं टॉपिक। शांत हो जाओ एक बार सभी, ठीक है ना, बोले नहीं कोई। न्यूक्लियस केंद्रक। केंद्रक, इसके बारे में आज पढ़ेंगे। न्यूक्लियस के बारे में सबसे पहले हम बात करते हैं, इसकी खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। पहला बिंदु लिखेंगे इसके अंदर सबसे पहले, ये किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था? डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। इन महान शख्सियत के द्वारा इसकी खोज की गई थी, केंद्र की खोज की गई थी। आगे सभी, अभी कोई रहता तो नहीं है बाहर? देख लो कोई एक आधा रहता हो तो। अब बोले नहीं भाई। और ये क्या होता है? ये लार्जेस्ट पार्ट ऑफ सेल होता है, कोशिका का बड़ा भाग होता है। तो लिखेंगे इट इज लार्जेस्ट पार्ट ऑफ सेल। यह है कोशिका का सबसे बड़ा भाग होता है। और ये अगर हम बात करें तो प्लांट सेल, एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है। पशु कोशिका और पादप कोशिका में दोनों में पाया जाता है। अब हमें ये चीज देखनी है भी साइज किस में बड़ा होता है और किस में साइज छोटा होता है। तो साइज किस में बड़ा होगा, कोई बता पाएगा ये बात? किसमें साइज बड़ा होगा, किसमें साइज छोटा होगा इसका? तो प्लांट्स होते हैं ना, उनके अंदर इसका साइज के अंदर का क्या होता है, बड़ा होता है। और एनिमल्स के अंदर इसका साइज क्या होता है, छोटा होता है। तो लिखेंगे प्लांट सेल पादप कोशिका, इसमें साइज क्या होता है, लार्ज, बड़ा साइज होता है। अगर हम बात करेंगे एनिमल सेल, पशु कोशिका, इसमें साइज क्या होता है, स्मॉल।
छोटा होता है, इसमें साइज क्या होगा, छोटा होगा। याद करने में आपको आसानी होगी, तो याद इस प्रकार से रखते हैं वे जो प्लांट्स होते हैं उनके साइज बड़े होते हैं, लंबे होते हैं आकार में वो, ठीक है। तो इस प्रकार से याद रखेंगे भी, इसमें जो न्यूक्लियस है केंद्रक का जो साइज होगा, आकार होगा, वो क्या होगा, बड़ा होगा। और एनिमल सेल पशु कोशिका के अंदर इसका आकार क्या होगा, छोटा होगा। क्लियर है। अब हम बात करते हैं ये किस में पाया जाता है और किस में नहीं पाया जाता। आपको मैं बता देता हूँ, आरबीसी के अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता, ठीक है। कुछ एक माइंड में बात आ रही होगी भी, हमने पढ़ा है भी जो ऊंट होता है या लेमा होता है उसके अंदर केंद्रक पाया जाता है, किसके, आरबीसी के, ठीक है। लेकिन वो एक्सेप्शन केस है, अपवाद केस है। जब हम टॉपिक करेंगे आरबीसी उस टाइम आपको मैं बताऊंगा। और डब्ल्यूबीसी के अंदर केंद्रक प्रेजेंट होता है, तो ये बात लिखेंगे अभी। आरबीसी में न्यूक्लियस यानी केंद्रक नहीं होता है, लेकिन डब्ल्यूबीसी में केंद्रक होता है। डब्ल्यूबीसी की फुल फॉर्म को लिखना चाहे तो लिखें व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है, सफेद रक्त कणिकाएं। हिंदी माध्यम विद्यार्थी लिखेंगे सफेद रक्त कणिकाएं। अब हम देखते हैं इसी के साथ अगर हम बात करें तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे ब्रेन ऑफ सेल या मैनेजर ऑफ सेल भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, ब्रेन ऑफ सेल, क्योंकि ये देखो केंद्रक है जो मेन पार्ट हो जाता है, तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है, ब्रेन ऑफ सेल, यानी कोशिकाओं का ब्रेन ये है, या मैनेजर कह सकते हैं इसे कोशिकाओं का। तो लिखेंगे नेक्स्ट बिंदु में इसे ब्रेन ऑफ सेल या मैनेजर ऑफ सेल कहा जाता है। और इसी के साथ हम देखेंगे जो प्लांट सेल होती है, प्लांट सेल में, फ्लोएम सेल में भी क्या नहीं होता, केंद्रक नहीं होता। प्लांट सेल में क्या, केंद्रक नहीं होता। तो लिखेंगे प्लांट सेल में, अभी आपका डाउट क्लियर कर दूंगा, केवल 1 मिनट का समय दें आप। क्योंकि अभी मैंने ऊपर लिखा है प्लांट सेल में केंद्रक होता है, और यहां मैं कह रहा हूं प्लांट सेल में केंद्रक है नहीं होता। केवल 1 मिनट का समय लूंगा आपसे मैं, और आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। ये प्लांट सेल के अंदर है ना, देखो कुछ अलग सेल होती है जिन्हें हम क्या कहते हैं, फ्लोएम सेल, फ्लोएम सेल कहते हैं, ठीक है। फ्लोएम कोशिका, इन कोशिकाओं के अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता। पूरे अगर हम प्लांट्स पादप कोशिका की बात करेंगे तो केंद्रक पाया जाता है, लेकिन कुछ एक एक्सेप्शन केस आ जाते हैं। उसके अंदर अगर हम बात करें फ्लोएम सेल, जो हमारे पास फ्लोएम कोशिका होती है, उसके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता। फ्लोएम कोशिका, अब आपके माइंड में आएगा क्वेश्चन, ये फ्लोएम कोशिका आखिरकार प्लांट्स के अंदर होती कहाँ है, ठीक है। ये जो फ्लोएम कोशिका होती है ना, ये जो पेड़ की ऊपर टहनियाँ होती हैं, जो पत्ते होते हैं, उनके पास होती है। क्यों, क्योंकि ये भोजन का ट्रांसफर करती है। आपने नाम सुना होगा, दो चीज होती है, एक जाइलम सेल, एक होती है फ्लोएम सेल। जाइलम क्या करती है, पौधों की जड़ों में हम जो पानी डालते हैं वो पानी नीचे से ऊपर शाखाओं तक पहुंचाया जाता है। कौन ट्रांसफर करता है, उनका जाइलम सेल करती है। और अगर हम बात करें फ्लोएम सेल, इसका क्या कार्य होते हैं, ये भोजन का ट्रांसपोर्ट करता है।
और आपको पता है भोजन का निर्माण कहाँ होता है? एक पौधे के अंदर, पत्तियों के अंदर होता है। और पत्तियों में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल, हरित लवक पाया जाता है। और वो क्या करता है? सनलाइट, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति के अंदर, और साथ ही उसमें जो क्लोरोफिल, हरित लवक पाया जाता है, उन दोनों की उपस्थिति के अंदर भोजन का निर्माण होता है। कहाँ? जो पेड़ होता है उसकी पत्तियों के अंदर। और पत्तियों से जो भोजन तैयार होता है उसका ट्रांसफर कौन करता है? फ्लोएम सेल करती है। तो इसके बारे में और लिख लेंगे बिंदु, ये क्या करती है? फूड ट्रांसफर करती है, फूड ट्रांसफर करती है। ये भोजन का ट्रांसपोर्ट करती है, भोजन का स्थानांतरण करती है। हिंदी माध्यम विद्यार्थी लिखेंगे, ये भोजन का स्थानांतरण करती है, एक जगह से दूसरी जगह को भोजन को भेजने का कार्य करती है। यानी पौधों की शाखाओं से लेके भोजन कहाँ तक आएगा? जो पौधे की जड़ है वहां तक भोजन पहुंचने का कार्य कौन करता है? ये करता है हमारी फ्लोएम सेल करवाती है। क्लियर है सभी को भाई? कोई डाउट किसी प्रकार का? अभी बिंदु ये क्लियर हो गया ना? भी मैंने क्यों कहा ये भाई प्लांट सेल में केंद्रक नहीं होता, और प्लांट सेल में भी कौन सी? फ्लोएम सेल के अंदर, ठीक है। और इन्हें हम क्या कहते हैं? इसमें भी कुछ सेल होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? साइव सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? साइव सेल कहते हैं। इन फ्लोएम कोशिकाओं के अंदर भी मैं यहां बिंदु लिख रहा हूं, लिखेंगे कुछ कोशिका होती है, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें साइव सेल कहते हैं। एक बार इतना नोट करें सभी, और किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। हो गया सभी का भाई नोट? कोई रहता तो नहीं है? चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं जो न्यूक्लियस है इसके कितने पार्ट्स होते हैं, कोई बताएगा? न्यूक्लियस के हमारे पास कितने पार्ट्स होते हैं, कोई बताएगा भाई? न्यूक्लियस के पार्ट्स कितने होते हैं? केंद्रक के भाग कितने होते हैं भाई? तो इसके 4 पार्ट होते हैं। कितने होते हैं? 4 पार्ट होते हैं हमारे पास। एक एक करके लिखेंगे सभी को। पहला लिखेंगे, इसमें होता है न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, केंद्रक झिल्ली। केंद्रक झिल्ली ये किसकी बनी होती है? सबसे पहले यही बिंदु लिखेंगे, लिखेंगे इसमें यह लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। ये लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। इसके बाद सेकंड बिंदु इसमें लिखेंगे, इसमें छोटे छोटे केंद्रक छिद्र होते हैं। न्यूक्लियस पोर।
सेकंड इसके अंदर क्या है हमारे पास पॉइंट, क्रोमेटिन। ये क्या होता है हमारे पास, ये होता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। यानी धागे नुमा आकृति, धागे नुमा आकृति। धागे नुमा आकृति का ये दिखता है हमें क्या, क्रोमेटिन। और थर्ड पॉइंट इसके अंदर हमारे पास क्या रहता है, देखेंगे न्यूक्लियोलस। ये क्या करता है, सबसे पहले सेल डिवीजन करवाता है, कोशिका का विभाजन करवाता है। थर्ड बिंदु है इसमें हमारे पास। न्यूक्लियोलस, और ये लिखेंगे यह सबसे पहले कोशिका का विभाजन करवाता है। ये सबसे पहले क्या करता है, कोशिका का विभाजन करवाता है। हो गया इतना नोट। ये एक छोटा सा डायग्राम तैयार कर देता हूं आपके लिए समझने के लिए। ये हमारे पास होता है बीच में न्यूक्लियोलस, और इसके अंदर इस प्रकार से ये जो मैंने यहां सर्कल किए हैं ये होते हैं न्यूक्लियस स्पोर। क्या होते हैं, न्यूक्लियस स्पोर। और इनके बीच क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म। हो गया नोट सभी का। चलो जी आगे बढ़ते हैं।
होगा भी, सभी का नोट है, बता दिया करो ना। फिर आगे बढ़ते हैं। और इसमें लिखते हैं, 3 बिंदु करवा दिए थे ना आपको अभी तक। 4th बिंदु लिखेंगे न्यूक्लियस प्लाज्मा। केंद्रक द्रव। इसमें क्या क्या होता है लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे इसमें डीएनए आरएनए होते हैं। और क्या होता है, इसमें क्रोमेटिन होता है। क्रोमेटिन तो आपको बताने की जरूरत नहीं है ना, दोबारा क्या होता है, अभी बताया था जस्ट। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये तागे नुमा आकृति होती है एक। इसके बाद ये कलरलेस होता है, रंगहीन, रंगहीन होता है। और इसके अंदर क्या बिंदु रहने वाले हैं, इसमें राइबोसोम्स होते हैं, इसमें राइबोसोम्स होते हैं भाई। और इसमें एंजाइम होते हैं। इसमें एंजाइम होते हैं। ये होता है हमारा न्यूक्लियस प्लाज्मा, केंद्रक द्रव। अब हम देखते हैं न्यूक्लिक एसिड के बारे में, केंद्रक अम्ल के बारे में पढ़ेंगे। और उसमें देखेंगे क्या क्या चीजें हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़नी है, वो सारी चीजें हम कवर करेंगे। हो गया सभी का नोट इतना भाई, हो रहता तो नहीं है। चलो जी, नेक्स्ट बिंदु हमारा न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक अम्ल। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो न्यूक्लिक एसिड है, इससे हमें किसने परिचित करवाया था, किसने बताया था न्यूक्लिक अम्ल के बारे में, सबसे पहले बताएं। बताएं, कोई बताएगा भाई। एसिड के बारे में बताया, किसने बताया था भाई, फ्रेडरिक मिशर ने। ये महान शख्स थे जिन्होंने हमें न्यूक्लिक एसिड से परिचित करवाया था सबसे पहले। इसमें इन्होंने क्या बताया था, भी जो न्यूक्लिक एसिड है हमारे पास, वो किससे बना हुआ है, वो बना हुआ हमारे पास शुगर प्लस बेस, शुगर प्लस बेस, इन दोनों के सम्मेलन से बना है हमारे पास
और शुगर प्लस बेस को हम बढ़ाएं तो हमारे पास क्या बनता है, अगर इन दोनों को मिलाएं तो हमारे पास क्या बनता है, ये बात मैं पहले बता चुका हूं आपको। बताएं भाई क्या बनता है, ये बात मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं। बस ये पढ़ के आते हो घर से। न्यूक्लियोटाइड्स, एक मिनट भाई, साइड, न्यूक्लियोसाइड ये बनता है हमारे पास, ये मैंने आपको पहले बताया था। न्यूक्लियोसाइड बनेगा हमारा शुगर प्लस बेस, और इसी के साथ हम क्या मिलाएंगे, और इसी के साथ हम मिलाएंगे फॉस्फोरिक एसिड। क्या मिलाएंगे, प्लस करेंगे इसमें, इसके अंदर यहां फॉस्फोरिक एसिड। और अब हमारे पास क्या बन गया, न्यूक्लियोटाइड। जो न्यूक्लिक एसिड है वो कंप्लीट बना होता है किससे, न्यूक्लियोटाइड से। और न्यूक्लियोटाइड के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फोरिक एसिड। न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फोरिक एसिड। यहाँ भाई ये थोड़ी सी स्पेलिंग में मिस्टेक है। न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फोरिक एसिड ये मिलके बनाता है न्यूक्लियोटाइड्स। और न्यूक्लियोसाइड किससे बने होते हैं, शुगर प्लस बेस से। क्लियर है ना सभी बिंदु आपको ये। और अभी आपसे ये पूछ ले भी, जो ये क्वेश्चन आया हुआ है D++ के अंदर पूछा गया था, जो टीचिंग लेवल का एग्जाम होता है उसमें पूछा गया था भी, क्या न्यूक्लिक एसिड के अंदर जो हमारे पास होते हैं डीएनए और आरएनए, डीएनए आरएनए के स्ट्रक्चर में कौन सा एसिड होता है, तो कौन सा एसिड होगा डीएनए आरएनए के स्ट्रक्चर के अंदर, उसके अंदर होता है फॉस्फोरिक एसिड। कौन सा होता है, फॉस्फोरिक एसिड। तो नेक्स्ट बिंदु लिखेंगे हम, डीएनए और आरएनए के स्ट्रक्चर में होता है, क्या होता है हमारे पास यहाँ, फॉस्फोरिक एसिड। ये आपको ध्यान में रखना है भाई, एक एक बिंदु एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, तो आप इन्हें ध्यान से लिखें। और मैंने भी कई बच्चों की नोटबुक देखी है, आप, मैं जितने पॉइंट यहाँ लिखवाता हूँ उनसे कम ही लिखते हैं, तो इतने समझदार मत बनो, जो चीज़ें यहाँ लिखवाई हुई है वो उतनी सारी की सारी चीज़ें नोट कर लिया करो। और कल पहले 2 टॉपिक का टेस्ट होगा भाई, मैं आज ही कह रहा हूँ, और किसी के नंबर कम आ गए तो देख लेना। कल पहले 2 टॉपिक बायोलॉजी के और केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तक, उससे पहले से लेके यानी पीरियोडिक टेबल से पहले जितना जितना है उसका सभी का टेस्ट होगा। और मैं एक टेस्ट लेता हूं, जब एक चीज ध्यान रखें, मैं कभी ऑप्शन नहीं दूंगा भाई आपको, ठीक है। आज तक मैंने जितने भी टेस्ट कंडक्ट करवाए हैं मेरे बिहाफ पे, तो मैं कभी ऑप्शन नहीं दूंगा भाई आपको, तो आप अपने हिसाब से करके आएंगे। मैं 1 लाइनर क्वेश्चन बना के दूंगा आपको, और उनके आपको आंसर देने होंगे। और कल आपका इन सभी चीज़ों का टेस्ट होगा। पहले बायोलॉजी के 2 टॉपिक और केमिस्ट्री में रसायन विज्ञान में आपको करवा दिया है, उसमें जो हमारा क्या है पीरियोडिक टेबल है उससे पहले पहले का। आप खुश मत हो ज़्यादा, आप ये सोच रहे हो भी कल प्रोग्राम है तो टेस्ट नहीं लेना पड़ेगा, ठीक है। मैं सर को कह, छुट्टी नहीं है कल की, कल एकेडमी में सर कह रहे थे भी हो सकता है, मेरे को पता नहीं है, ठीक है ना, मेरे को इन चीज़ों में इंटरेस्ट इतना,
लेकिन जो भी आपका प्रोग्राम होगा उससे पहले मैं आपका एग्जाम जरूर कंडक्ट करवाऊंगा, ठीक है। तो आप जरूर से पढ़ के आए चीज़ों को, और मेरे को पता है कल मिस कोई नहीं करेगा, एकेडमी में जरूर आएगा, ठीक है। हैं? चलो 14 तारीख को नहीं आओगे, 15 को तो आओगे आप, 16 को आओगे, मंडे को। चलो फिर मंडे को टेस्ट होगा आपका, ठीक है। और पीरियोडिक टेबल साथ में आपके, फिर आवर्त सारणी अच्छे से पढ़ के आनी है। कितना टाइम हो गया आपको करवाए हुए, ऐसे मना करने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। पढ़ के आना होगा, मैं डेली कहता हूं पढ़ा करो घर भाई। शांत हो जाए अभी, बोले नहीं। अभी हम देखते हैं आगे। डीएनए, आरएनए, तो बोले नहीं। डीएनए आरएनए इनके बीच अंतर देखते हैं, डिफरेंस देखते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहले इनकी फुल फॉर्म बताएं। डीएनए की फुल फॉर्म क्या है हमारे पास? डी ऑक्सी, आगे राइबोस, आगे न्यूक्लिक एसिड। याद तो है भाई आपको, और आप कहते हो बायो आती नहीं। आरएनए की बताएं भाई, राइबोस, न्यूक्लिक एसिड। अब हमारे पास सेकंड बिंदु ये रहने वाला है, डीएनए आरएनए का जो स्ट्रक्चर है वो किस महान शख्सियत के द्वारा दिया गया था। ये जो स्ट्रक्चर है डीएनए का की आकृति, आकृति नहीं मॉडल लिखेंगे भाई, का मॉडल, मॉडल किसने दिया भाई? किसने दिया था? और इसके अंदर बताएंगे आरएनए का मॉडल ये किसने दिया था। बताएं डीएनए का मॉडल किस महान शख्सियत के द्वारा बताया गया था। तो ये है वाटसन एंड क्रीक। वाटसन एंड क्रीक। और ये आरएनए का मॉडल फ्रेडरिक मिशर, इनके द्वारा दिया गया था भाई। डीएनए में क्या क्या चीजें होती है? डीएनए में क्या क्या चीजें होती है भाई बताएं। डीएनए में एक न्यूक्लियस होता है, एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और एक क्लोरोप्लास्ट होता है। आरएनए के अंदर एक न्यूक्लियस होता है और एक साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है, कोशिका द्रव। तो लिखेंगे इसमें, थर्ड बिंदु लिखेंगे, डीएनए में होता है, क्या क्या होता है? न्यूक्लियस, हिंदी में लिखने की जरूरत है क्या इन्हें? केंद्रक कहेंगे इसे। इसके बाद है क्लोरोप्लास्ट, हिंदी में लिख लेंगे हरित लवक। और थर्ड है हमारे पास इसमें माइटोकॉन्ड्रिया।
हिंदी में इसे क्या कहेंगे? सूत्र कणिकाएं। क्या कहेंगे? सूत्र कणिकाएं कहेंगे इन्हें। और आरएनए में क्या होता है? इसमें होता है न्यूक्लियस, केंद्रक, और सेकंड होता है हमारे पास साइटोप्लाज्म। कोशिका द्रव। अब इसके अंदर और बिंदु क्या है? फोर्थ बिंदु, न्यूक्लियस को छोड़ के क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, इनका खुद का डीएनए होता है। लिखेंगे न्यूक्लियस को छोड़कर, न्यूक्लियस को छोड़कर क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का डीएनए होता है, खुद का डीएनए होता है। फोर्थ बिंदु इसमें लिखेंगे ये सिंगल हेलिक्स होता है। मतलब इस प्रकार से, ठीक है, ये सिंगल हेलिक्स होता है। और आरएनए में शुगर होती है, इसी के अंदर लिखेंगे फिफ्थ बिंदु लिखेंगे, एक बार उसे छोड़ देंगे। आरएनए में, आरएनए में राइबो शुगर होती है। ये सिंगल हेलिक्स इस साइड बना देता हूं। और ये जो शुगर होती है ये एक पेंटोज शुगर होती है। एक पेंटोज मतलब दोस्तों, पेंट के अंदर कितने होते हैं? 5, नहीं 5 कार्बन शुगर होती है ये। कितनी होती है? 5 कार्बन शुगर होती है। हो गए सभी कितने नोट? इसके बाद आगे लिखेंगे फिफ्थ बिंदु, इसमें लिखेंगे
ये डबल हेलिक्स होता है। ये क्या होता है? डबल हेलिक्स होता है। ये डबल हेलिक्स होता है किस प्रकार से? इस प्रकार से ये डबल हेलिक्स होता है हमारे पास। इसमें डाई राइबोस शुगर होती है। यानी दो पेंटोज शुगर। टू पेंटोज शुगर होती है इसमें। हो गया सभी का नोट है? एक मिनट। इसके बाद लिखेंगे इसमें लिखेंगे इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड कौन कौन से? जैसे ए और हमारे पास डबल बॉन्ड होता है टी के बीच, सी और जी के बीच ट्रिपल बॉन्ड। और आरएनए में हमारे पास क्या होता है? आरएनए में होता है हमारे पास क्या? इसमें ए और यू के बीच डबल बॉन्ड और सी और जी के बीच ट्रिपल बॉन्ड। ये जो हमारे पास ये मैंने बनाया यहां से यहां तक, ये जो व्हाइट मैंने किया है, इनके बीच की जो दूरी होती है, दो हेलिक्स के बीच की दूरी, इनका जो डायमीटर होता है, व्यास होता है, वो कितना होता है? 20 होता है। लिखेंगे डीएनए के दो हेलिक्स के बीच का डायमीटर होता है, यहां लिख रहा हूं मैं, डीएनए के दो हेलिक्स के बीच का डायमीटर व्यास होता है
कितना 20 एंगस्ट्रॉम, यहां लिख रहा हूं भाई 20 एंगस्ट्रॉम। ये ए और ऊपर नोट है, इसे क्या कहेंगे, एंगस्ट्रॉम कहेंगे। 20 एंगस्ट्रॉम होता है ये दो हेलिक्स के बीच का। अब इनके बीच क्या भरा जाता है, ए डबल बॉन्ड टी, सी ट्रिपल बॉन्ड यू, सॉरी जी, इसी प्रकार ये चलते रहते हैं। ठीक है, अब हमें देखना है इसके अंदर भी जो ये हमारे पास ये बीच वाली इन दोनों के, ठीक है, ये जो जहां कट हो रही है चीजें, इसे कहेंगे ट्रम। क्या कहेंगे, ट्रम। प्रत्येक ट्रम की जो लेंथ होती है, लंबाई होती है, वो कितनी होती है, 34 एंगस्ट्रॉम, 34 एंगस्ट्रॉम। ये जो हमारे पास ट्रम है, इसकी लेंथ, इसकी लंबाई, ये एक एक क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं, कितनी होती है, 34 एंगस्ट्रॉम, 34 एंगस्ट्रॉम होती है। और ये जो हमारे पास मैंने बनाए यहां इस प्रकार से, ये जो हमारे पास ये हैं, ये इन्हें हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसाइड। क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसाइड कहते हैं इन्हें हम। तो इन न्यूक्लियोसाइड के बीच की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, न्यूक्लियोसाइड के बीच की लेंथ, ये कितनी होती है हमारे पास, 3.4 एंगस्ट्रॉम, 3.4 एंगस्ट्रॉम। हो गया नोट इतना। अब एक बिंदु यहां और लिख लेंगे, मैं यहीं एडजस्ट कर देता हूं। हिस्टोन प्रोटीन होता है किसमें भाई, डीएनए में। डीएनए में क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन होता है। आरएनए में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है। आरएनए में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है। और इसके अंदर क्या लिखेंगे आप बिंदु, डीएनए को जेनेटिक मटेरियल कहा जाता है। जेनेटिक मतलब समझते हो ना, आनुवांशिक पदार्थ कहा जाता है, क्योंकि जो हमारा डीएनए होता है हमारे माता पिता का, वही हमारा होता है ना। तो लिखेंगे इसे जेनेटिक मटेरियल कहा जाता है, इसे आनुवांशिक पदार्थ कहा जाता है। एक बिंदु आप लिख लेंगे, मैं बोल रहा हूं, डीएनए को आनुवांशिक पदार्थ कहा जाता है। हिंदी माध्यम विद्यार्थी लिखेंगे डीएनए को आनुवांशिक पदार्थ कहा जाता है। और इंग्लिश मीडियम लिखेंगे इसे क्या कहते हैं, जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। तो ये तो हमारे सारे के सारे बिंदु होते हैं किसके, डीएनए के। अब इसमें कुछ बिंदु रहते हैं वो नोट कर लेते हैं। आरएनए में क्या होता है, आरएनए प्रोटीन का संश्लेषण करता है। आरएनए क्या करता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है। संश्लेषण मीन्स उसे बनाने का कार्य करता है।
ठीक है। आरएनए प्रोटीन का क्या करता है, सिंथेसिस करता है, संश्लेषण करता है। इसमें हमारे पास तीन चीजें होती है, जैसे एक होता है एम, एक होता है आर, एक होता है टी, मैसेंजर, राइबोसोम्स, और एक होता है हमारे पास टी। यानी हमारे पास तीन प्रकार के आरएनए होते हैं। एक होता है एम आरएनए, एक होता है टी आरएनए। टी से पहले एक चीज लिखेंगे, आर आरएनए, और थर्ड होता है टी आरएनए। अब देखो, कहीं भी हमारी बॉडी में रिक्वायरमेंट होगी किसकी, प्रोटीन की, तो सबसे पहले मैसेज हमारे माइंड को कौन देगा, ये। तो यानी ये एमआरएनए क्या करता है, मैसेज का कार्य करता है, मैसेज। ठीक है, ये मैसेज पहुंचाएगा किसके पास, ये ब्रेन के पास पहुंचाता है। ये क्या करता है आरआरएनए, ये राइबोसोम्स, ये राइबोसोम्स तैयार करता है। टीआरएनए क्या करता है, इसका ट्रांसफर करता है। क्या करेगा, ट्रांसफर। इस प्रकार से इन सभी का अलग अलग कार्य है, इन सभी का क्या है, अलग अलग कार्य है। और इसमें हमारे पास जो आरआरएनए है ना, ये क्या करता है, प्रोटीन बनाने का कार्य करता है। ये क्या करता है, प्रोटीन बनाता है भाई। सभी को समझ में आ गया ना। सबसे पहले ये मैसेज लेके आएगा भाई, वहां बॉडी के उस पार्ट को प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, और ये फिर प्रोटीन तैयार करेगा, और यहां ये क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा। और आरएनए प्रोटीन का क्या करता है भाई, संश्लेषण, मेकिंग का कार्य करता है। लास्ट अंतिम बिंदु इसके अंदर लिख लेंगे आप, सिंथेसिस का कार्य करता है। ठीक है, आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस करता है। हिंदी माध्यम विद्यार्थी लिखेंगे, प्रोटीन को बनाने का कार्य कौन करता है, आरएनए। इसमें अभी है ना कंप्लीट नहीं हुआ हमारा, ये कुछ बिंदु और रहते हैं। एक क्वेश्चन और आया था एग्जाम के अंदर, DSSB के अंदर ही पूछा गया था ये क्वेश्चन भी। और ये किस प्रकार से आया था हमारे पास, ये आया था इसमें भी, न्यूक्लिक एसिड में क्या नाइट्रोजन होता है, न्यूक्लिक एसिड में क्या नाइट्रोजन होता है। तो आपका आंसर क्या होगा, उसमें नाइट्रोजन होता है। तो लिखेंगे न्यूक्लिक एसिड में, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक अम्ल। ये एग्जाम का क्वेश्चन है, डायरेक्ट पूछा गया था भाई एग्जाम में, ध्यान रखेंगे। न्यूक्लिक एसिड में नाइट्रोजन होता है। और इसमें हमारे पास जो नाइट्रोजन है एन सार युक्त है। ठीक है, एन युक्त सार, ये नाइट्रोजन बेस की फॉर्म में पाया जाता है उसमें। इसमें हमारे पास क्या क्या चीजें होती है, दो चीजें होती है। एक होता है प्यूरीन, इसे हम डिवाइड करेंगे आगे, प्यूरीन, और एक पायरीमाइडीन। और इसमें हमारे पास आगे इसे डिवाइड करेंगे तो क्या आता है, एक आता है ए, और एक आता है हमारे पास जी। और इसमें हमारे पास क्या क्या चीजें आती हैं, सी, टी, और यू। ए से हमारे पास क्या बनेगा, एडेनोसाइन, और जी से क्या बनेगा, गुआनिन। सी से क्या बनेगा,
सी से क्या बनेगा बताएं भाई, साइटोसिन। और टी से क्या बनेगा, थाइमोसिन। और यू से क्या बनेगा, यूरासिल। इसी के साथ दोस्तों हमारा डीएनए, आरएनए, न्यूक्लिक एसिड कंप्लीट होता है। न्यूक्लियस के बारे में हमने संपूर्ण अध्ययन कर लिया है। और इससे आगे जो बिंदु मैंने इनमें से लिखवाए हैं, अब वो बिंदु निकाल निकाल के हम आगे स्टार्ट करेंगे। आज के लिए दोस्तों हम इतनी ही रखेंगे क्लास अपनी, और इससे के आगे का जो भी हम करेंगे वो कल करेंगे। आज के लिए दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार। मिलते हैं आपसे कल इसी समय एक बार फिर।